चलिए, तो कुछ फॉर्मूले जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपीडेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया था, इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ ली थी, आरएलसी सर्किट कर लिया था, रेजोनेंस के केस कर लिए थे। ये केस जो है वो हमने कर रखे हैं। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप देखोगे कि क्या सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, और इन्हीं से ही रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस वाले काम को जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से समझोगे, कोई दिक्कत आ रही है आप पूछोगे। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ उसको हम डील नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे। जो नहीं करवाया है उसको आप लिख भी लेंगे साथ के साथ, ठीक है। वो मैं बताता हुआ चलूंगा कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल पढ़ें सारे बच्चे, क्या आपको ये सवाल आता है या नहीं आता है? पढ़ के देखें एक बार खुद से, जो है ना, मतलब कि अनुमान लगाएंगे कि क्या आपको ये सवाल आता है। कैपेसिटर रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सी होता है सर, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1/ω/c होती है, ठीक है। एक्सी की यूनिट बतानी है, एक्सी की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सारी बातें पता है, ठीक है। कल इसी बात के ऊपर धड़ाक लगा था, ठीक है। आज वही सवाल जो है वो कहां पूछा जा चुका है? बोर्ड में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। कि काम जो है वो आपने क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो इमेजिनरी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सी कहा जाता है। एक्सी का फॉर्मूला क्या है सर? 1/ω/c, और ω/c 1/ω/c है, तो इस वाले एक्सी की यूनिट बतानी है, तो एक्सी की यूनिट जो है सर वो क्या है? ओम। कोई बात ही नहीं है सर, ठीक है। मतलब कि आप इन वाले सवालों से सीधे क्वेश्चन करवाने का पर्पस क्या है? ताकि आपको पता चल सके कि आपने पढ़ा क्या है और पेपर में पूछा क्या जाता है। सिंपल सी बातें ये हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। ये बात हमने पता कर लिया, ठीक है। अगला जो काम है वो पूछो, क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है? वाई करंट फ्लोज थ्रू एन आइडियल कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एसी। जब एसी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो करंट फ्लो करता है, और बल्कि ये जो है जब डीसी से कनेक्ट करते हैं तो ये कोई भी करंट को कंडक्ट नहीं करता है। समझाई थी ये बात, आदित्य आया हुआ है, उन्होंने ही बताई थी ये बात कल कि एक्सी जो है सर वो, क्योंकि नाम किसका लिया गया है? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखते हैं? एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/ω/c। ओमेगा को क्या लिखता हूं? 1/2π न्यू, और इनटू में कितना? c। एक्सी का फॉर्मूला हमें पता है कि सर एक्सी का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है? 1/2π न्यू इनटू में c। कुछ नहीं उतारना है, ये सब लिख रखा है तुमने, जो बताया जाएगा उसको कर लेना, ठीक है। एक्सी का फॉर्मूला क्या है? 1/ω/c। ओमेगा को क्या लिखता हूं? 2π न्यू इनटू c। जब मैं किसकी बात करता हूं? डीसी सोर्स की, तो डीसी सोर्स के लिए न्यू जो है सर वो किसके बराबर है? 0। और न्यू अगर 0 है तो एक्सी कितना हो जाएगा? 1/, बताई थी ये सेम बात, बस रिपीट कर रहा हूं। 2π न्यू की जगह 0, और इंटू में कितना हो गया? c। ये 0 बन जाएगा। 1/0 समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। कि डीसी सोर्स के लिए जो रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है सर वो किसके बराबर आ रहा है? इनफाइनाइट के बराबर। और क्योंकि वो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो डीसी को ये क्या कर देगा? ब्लॉक, ठीक है। फिर जो है वो आप काम किसके लिए करेंगे? एसी के लिए करके दिखाएंगे। जब एसी के लिए आप काम करेंगे तो न्यू कितना होता है? 50, और न्यू 50 है तो एक्सी की वैल्यू कोई फाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है, या बहुत छोटा सा आंसर जो है वो बन रहा होगा। तो इसलिए एसी को तो ये क्या कर देता है? पास कर देता है, और डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। समझ आइए ये बात आपको? क्लियर है चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बेसिस पे, एक्सी के बेसिस पे सवाल पूछे गए थे, आपको ये सवाल जो है वो आते हैं। दोनों में से कोई सा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर करना चाहें तो छोटी सी बात ये कर सकते हैं कि जहां आपने एक्सी लिखा था, एक्सी वाला जो ग्राफ बनाया था वहां पे इंपोर्टेंट लिख लो ले जाके, ठीक है। एक्सी वाला जो ग्राफ बनाया था, एक्सी का ग्राफ पता है कैसे बनाया था? यहाँ पे एक्सी का ग्राफ जो है वो न्यू वाला के साथ बनाया था, तो इसके साथ ग्राफ जो है वो ये कर दिया था। ऐसा ग्राफ जहां आपने बनाया है उस बात पे इंपोर्टेंट लिख दो, उसके बाद ही ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपने पढ़ी थी, तो वो हिस्सा जो है वो आपसे पूछा गया है। समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? उस पर सीबीएसई भी लिख सकते हैं कि भाई ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है, और क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो आपने बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये काम जो है ना सर वो हमने डिस्कस करना है। समझ आ गई ये बातें? कोई बच्चा ऐसा है जिसको बातें ना क्लियर हो रही हो वो पूछे, नहीं तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। डन हो गया ये प्रोग्राम। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है सर उसके बारे में अगर हम बात करें, ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो पोर्शन है, अब अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जब मैं इसमें देख रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सर वो क्वालिटी फैक्टर का है, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है। जब क्वालिटी फैक्टर का नाम आएगा तब मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात जो है वो कर रहे होंगे। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4, खुद से देखो कि तुम क्या करते। मैं तो करवाऊंगा ही सवाल जो है। पढ़ें, सवाल ने क्या कह रखा है कि वीएल किसके बराबर है? वीसी के बराबर है। वीएल वीसी के बराबर है, ये कोई फील दे रहा है कि एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सी के। वीएल को क्या लिख सकता हूं मैं?
आई इंटू में एक्सएल, वीसी को क्या लिखूंगा, आई इंटू में एक्ससी, आई से क्या कैंसिल हो गया, तो एक्सएल किसके बराबर, एक्ससी के, एक्सएल एक्ससी के बराबर किसका केस था, रेजोनेंस, किसका केस था, रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे फिर क्या पूछ लिया, पावर फैक्टर, किसके बराबर था, यूनिटी के बराबर, किसके बराबर था, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कोस फाई, और कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कनेक्ट करना जिसको आ गया उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ आइए बात कि आपको क्या उसने एक्सएल एक्ससी के बराबर दिया, नहीं दिया, उसने क्वेश्चन ने क्या दिया, वीएल किसके बराबर है, वीसी के। अब वीएल का फॉर्मूला जिसको पता है कि क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, वीसी को क्या कहते हैं, आई इंटू एक्ससी, आई से आई गया, एक्सएल किसके बराबर, एक्ससी के, और एक्सएल अगर एक्ससी के बराबर है तो मुझे केस पता है, किसका केस है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना है, 1 के बराबर। ये सवाल पूछ रखा था। आइए बातें समझ में, क्या करना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसको उतार लो, और सॉल्यूशन इसका ना उतारें, सॉल्यूशन जो आपको पता है वो करें, कि ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 इसको डालें, जो ग्रीन कलर और रेड कलर जो है ना वो बस उतारना है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्वेश्चन उतारें ये कि VL किसके बराबर है, VC के, और VL अगर VC के बराबर है तो IXL जो है सर वो किसके बराबर होगा, IXC के, XL XC के बराबर है, रेजोनेंस का केस है, और रेजोनेंस के केस पे पावर फैक्टर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये सवाल कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सुने ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। देखो क्या कह रखा है, आप ना ट्रेंड समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं। मतलब कि जो ये टॉपिक जो है, मतलब कि एक टॉपिक रहता है क्वालिटी फैक्टर का, उसके क्वेश्चन और आते हैं, उसको अभी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चन करते हैं, और आप देख रहे हो कि 4 में से 3 सवाल किसके हैं, इस आरएलसी सर्किट के हैं, और ये तो कितने नंबर की बात हो रही है, 1 नंबर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। यस सर, हाँ हाँ बुलाया गया है इनको। पावर फैक्टर, सुने ध्यान से, पावर फैक्टर बेटा मैंने नाम लिया, बेटे मैंने पावर फैक्टर का नाम लिया, क्या होता है पावर फैक्टर, कोस पाई, कोस पाई जो है वो क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 0.5 के बराबर। मैं इसको रब कर देता हूं, जहां खाली जगह मिलेगी मैं वहां सॉल्यूशन करूंगा। पावर फैक्टर कोस फाई जो है, पावर फैक्टर कोस फाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और पावर फैक्टर की वैल्यू बराबर किसके है, 0.5 के बराबर है, कि पावर फैक्टर आपको गिवन है, और पावर फैक्टर क्या होता है सर, पावर फैक्टर को लिखते हैं कोस फाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 के बराबर है। लॉजिकल है इतनी बात। तो आपने करना क्या है, फेज डिफरेंस बताओ वोल्टेज और करंट में, कोई बात ही नहीं सर। 0.5 को बेटा 1/2 ही तो कहते हैं आप, 0.5 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, और अगर 1/2 के बराबर है तो कोस फाई, 1/2 किस पे वैल्यू होती है, कोस ऑफ 60 पे। तो फेज डिफरेंस बताना था, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 60। सवाल मुश्किल नहीं आएंगे, इस चैप्टर के सवाल मुश्किल होते ही नहीं है। मेन बात है कि आपको क्या चीजें पता है या नहीं पता है। जिस बच्चे को ये पता है कि पावर फैक्टर को कोस फाई कहते हैं, उसके लिए सवाल में क्या है, और जैसे यही नहीं पता कि पावर फैक्टर होता क्या, वो तो मुश्किल ही मुश्किल है भाई फिर उसके लिए। समझ आ गई, क्वेश्चन उतार लो, ग्रीन और रेड, बस इतना सही करना है। इसने क्या करा है वो हमारा हिस्सा नहीं है। 60 को अगर लिखना चाहेंगे तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 कैन बी रिटन एज π/3, कि फेज डिफरेंस जो है सर वो किसके बराबर है, फेज डिफरेंस जो है सर वो कैसा है, π/3 के बराबर है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बताना था, π/3 के बराबर जो है ना वो वैल्यू आपको दिखा रखी है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। जो बीच वाले सवाल हैं वो क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि सर वो अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़े हैं। एक नहीं, वो टॉपिक जो है वो क्वालिटी फैक्टर का, जिसको हम कब वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद वो बचे हुए सवाल जो है ना वो भी लगाने हैं, ठीक है। मतलब कि आप जो चीजें है ना वो इस तरीके से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, और जो टेस्ट मतलब कि मैंने बना रखा है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। तो आप ध्यान देंगे काम करना क्या। एक लाइट बल्ब है, एक लाइट का बल्ब है, बल्ब है तो सर इसका मतलब दे दिया रेजिस्टेंस। बल्ब का मतलब क्या है कि वो सर्किट में लगेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड कहने का मतलब क्या है, वो क्या देना चाह रहा है, इंडक्टेंस देखना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझो कि आपने पढ़ा क्या और क्वेश्चन कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। कि काम जो है सर वो क्या कह रखा है कि एक जो है वो आपको क्या दिखा रखा है, एक जो है सर वो आपके पास क्या है, लाइट का बल्ब है, एक जो है सर वो क्या है, सोलेनोइड है, दोनों को सीरीज में लगा दिया। 2 ही लगा रखे हैं सर, कैपेसिटर नहीं लगाया गया है। समझ आ गई ये बात, मतलब कि आपको कौन सा डिवाइस लगाना है जो क्वेश्चन ने कह रखा हो। बल्ब कहने का मतलब वो क्या लगा रहा है, रेजिस्टेंस। सोलेनोइड कहने का मतलब वो क्या लगा रहा है, इंडक्टेंस। और कोई नाम नहीं दिया था, और कोई नाम नहीं दिया है, तो सर इसको कनेक्ट कर दिया है, और इसको कनेक्ट जो है वो सीरीज में किसके साथ कर दिया है, एक एसी के सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। एक्सप्लेन हाउ द ग्लो ऑफ बल्ब विल अफेक्टेड, ब्राइटनेस पे सर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका सवाल है कि ब्राइटनेस पे क्या प्रभाव जो है सर वो पड़ रहा होगा।
ब्राइटनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब आयरन की रोड को इंसर्ट कर देंगे, समझाया था कि आने वाले टाइम में सवाल कनेक्ट होगा। आप ना एक चीज समझो, बोर्ड सवाल कितने नंबर का करवा रहा हूं मैं, 1 मार्क का। 1 मार्क के क्वेश्चन में वो 4 चीजें आपस में कनेक्ट करके पूछ रहा है, तो 3 नंबर के साथ क्या हाल होगा आप गौर करेंगे कि काम जो आपने क्या करना है, क्वेश्चन समझें कि जब सोलेनोइड के अंदर किसको इंसर्ट कर देंगे, आयरन की रोड को। कोई बच्चा बताएगा सोलेनोइड के अंदर जब आप आयरन की रोड को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसका इंक्रीज हो जाएगा, और अच्छे शब्दों में बताओ, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर क्या बढ़ जाती है? एल की वैल्यू। एल की वैल्यू बताएगा कोई बच्चा? क्या फॉर्मूला बताया था एल का फॉर्मूला? म्यू आर इंटू में म्यू नोट एन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई कितना था? एल। जिस दिन ये काम करवाया था ना उस दिन ये काम आपको बहुत आसान लग रहा था, और आज जब 10 दिन के बाद इसको पूछा जा रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि ये फॉर्मूला भी था या नहीं था। यही कनेक्शन है बस 12th का, और कुछ नहीं है भाई। मतलब जिस दिन जो काम होगा वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप घर जाके पढ़ोगे नहीं, और वो फॉर्मूला जो है मुश्किल से, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना 2 बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज याद होगा नहीं। अब करना क्या था पहले जो है सर, वो क्या था, जब काम जो है नॉर्मल जब था तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। जब आप क्या करते हैं, इसमें सॉफ्ट आयरन को डालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? म्यू आर। म्यू आर का नाम रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू आर बढ़ा दिया सर आपने, तो किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? एल की। एल की वैल्यू के बढ़ने से सर किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? एक्सएल, क्योंकि एक्सएल किसके बराबर है? ओमेगा इंटू एल। आप चीजों को समझें, जब आपने सॉफ्ट आयरन का इंसर्ट करा है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर डाला, तो किसकी वैल्यू बढ़ाई आपने? एल की। एल की वैल्यू के बढ़ने से किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? एक्सएल की वैल्यू जो है ना सर वो बढ़ जाएगी। एक्सएल की वैल्यू जो है सर वो बढ़ी, एक्सएल बढ़ा तो सर अब क्या बढ़ेगा? जेड। जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। क्या एक्सी है क्वेश्चन में? नहीं है। नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। एक्सएल का क्या कर देंगे? स्क्वेयर। एक्सएल बढ़ा तो सर क्या बढ़ा? जेड बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। जेड बढ़ा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? कम। करंट कम होगा तो पावर भी क्या हो जाएगी? कम। और पावर कम हो जाएगी तो ग्लो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। ग्लो जो है वो क्या हो जाएगी? कम। 1 नंबर में सवाल है वो, ठीक है। अब चीजों को समझे, काम करना क्या है, कनेक्शन जो है वो आप लोगों को पता हो, और इस टाइप के सवाल आप देखोगे कि 3 नंबर में भी पूछे गए हैं। आप ध्यान से समझते हुए चलें, ठीक है। गौर करेंगे कंसेप्ट जो है वो क्या कह रखा है। अब देख रहे हो कि जो ये वाला काम है ये ईएमआई का था, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर की प्रॉपर्टीज जो है वो किसका काम था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। 3 चैप्टर कनेक्ट कर दिए, 6 बात कनेक्ट कर दी, तब 1 नंबर का सवाल बना है, ठीक है। तो चीजें जो है वो आपको सारी करनी पड़ेंगी, आप ध्यान से समझते हुए चलें। क्वेश्चन ने क्या कहा है? सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर को इंसर्ट कर दो, कर दिया सर। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर इंसर्ट करा तो क्या बढ़ाया? म्यू आर। म्यू आर के बढ़ने से क्या बढ़ा? एल। एल बढ़ा तो क्या बढ़ा? एक्सएल। एक्सएल बढ़ा तो क्या बढ़ा? जेड। जेड का मतलब अपोजिशन, इंपीडेंस। अपोजिशन बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम। करंट कम होगा, पावर कम। पावर कम तो ग्लो भी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं पूछता हूं आपसे ये सवाल, उसके बाद आप उतारेंगे, ठीक है। हाँ जी जतिन जी, समझ में आया सवाल? मैं दोबारा रिपीट करूं। काम जो वो क्या करना है, एक जो है वो क्या है? सोलेनोइड है। सोलेनोइड में आपने आयरन का सिलेंडर डाल दिया। पहले सोलेनोइड के अंदर क्या था? आपकी कॉपी की स्पाइरल बाइंडिंग से एग्जांपल मैंने दिया था। अभी स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर क्या है? एयर है, ठीक है। जब आपने उसके बीच के स्पेस में किसको डाल दिया? बीच के स्पेस में आपने आयरन को डाला, तो आयरन के डालने से रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ी। रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ी तो क्या बढ़ा? एल। एल बढ़ा तो एल का फॉर्मूला, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। बेटा एल बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? एक्सएल। अब एक्सएल के ऊपर कौन डिपेंड करता है? जेड। जेड बढ़ा, जेड का मतलब अपोजिशन। अपोजिशन बढ़ेगी तो करंट क्या होगा? कम। करंट कम करेगा तो सर्किट में करंट कम हो गया तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ग्लो पूछ ले या क्या पूछ ले? ब्राइटनेस। हर बात का मतलब क्या है? सेम। क्वेश्चन उतारो, और जो ये डायग्राम और ये ब्लैक कलर है इसको उतार लेंगे। समझ आ गई बात? करें जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है उससे पूछेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला जो है सर वो हमने डिस्कस कर लिया, ये समझ में आ गया। इसको इसी तरीके से आपने सवाल जो है ये कर लेने हैं भाई, ठीक है। डन है ये पोर्शन। अगला जो सवाल है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द वाई यूज ऑफ एसी? एसी को प्रेफर किया जाता है किसके कंपैरिजन में? एसी का यूज प्रेफर किया जाता है किसके कंपैरिजन में? एसी को प्रेफर करते हैं सर डीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके कारण है, वो कारण जो है ना वो आपने बताने। एसी वोल्टेज को प्रेफर किया जाता है। देखो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है कि सर पैदा तो कहां कर रहे हैं एसी को? पानीपत में। यूज कहां कर रहे हैं? यहां से 60 किलोमीटर दूर। तो एसी को पहली बात तो जनरेट करना आसान है, पैदा करना आसान है, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना आसान है, और जब जरूरत पड़ती है तो आप एसी से कन्वर्जन कर सकते हैं कहां? डीसी में। मतलब एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी।
कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी एक बड़ा सवाल है यूनिट नंबर 9 का। एक डिवाइस पढ़ेंगे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की हेल्प से आप एसी को किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, डीसी। बात नंबर 1, पैदा करना आसान, आसान का मतलब सस्ता भी है। एसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी क्या है, क्योंकि आजकल हम क्या करें, आजकल क्या पहले टाइम से हम कौन सा काम करते हैं जो सस्ते हों, भाई कौन सी पावर यूज करेंगे, एसी वाली। क्यों? क्योंकि पैदा करना सस्ता काम है, आसान काम है। दूसरी बात जो है सर, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से बिना पावर के, ज्यादा लॉस के एक जगह से कहां भेज सकते हैं, दूसरी जगह में। जानते हैं आप इस बात को? तो पावर जनरेटिंग स्टेशन के बाहर कौन से लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप लगाते हैं। और आपकी गली के बाहर कौन सा है, स्टेप डाउन। और क्योंकि आपको मैंने एक बात बता रखी है, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ किस पे काम करता है, एसी पे, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता। ठीक है जी। तो इसने जो जो लिख रखे हैं उनको देख लेंगे कि एसी का जनरेशन करना मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता है। ठीक है, फिर क्या है, आप इसको बड़ी आसानी से स्टेप अप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन से लेके कहां तक, कंज्यूमर तक पहुंचने तक। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप जो है अगला जो काम है, एक जगह से कहां भेज सकते हैं, दूसरी जगह। ये 3 पॉइंट तो मैंने बता दिए। तीसरा जो काम है, आप इसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, चोक कोयल। वो चोक कोयल जो है वो अभी पढ़ाया नहीं है, वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या ये उतारने की आवश्यकता है आपको? उतारना चाहिए आपको। कर लो इस क्वेश्चन को, करें बेटा करें, जल्दी करें, शाबाश। ये एक काम कर लेंगे, ऑनलाइन वाला कोई बच्चा जो है ना वो स्क्रीनशॉट डाल दे इसका मेरे पास, मैं इनके पास भेज दूंगा, कल ये उतार के लाएंगे, इसको उतार के ले आएंगे। तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें इसका और कल चेक कर लेंगे कि क्या इनकी कॉपी में ये है या नहीं है। चलो जी। नहीं नहीं बेटा कोई वही नहीं है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, वाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। लिख लो इस बात को तो अपने आप भी, वाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। बहुत सुंदर सवाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी ये। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि काम करना क्या कुछ है। अब बोर्ड पे ध्यान हो, इसका तो क्या ही क्वेश्चन खींचना बेटा तूने, अच्छा ले फोटो ही खींचना है तो इसका खींच ले, ले भाई बड़े। अच्छा आपको वो पता चल गया ना कि कल कॉपी चेक होगी, हाँ इस वजह से खींचो, फोटो खींचो, कभी कल मेरे ऊपर बात आ जाए। हाँ कल ये एक सारे क्वेश्चन मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी में कि क्या। देखो एक छोटी सी बात समझो, आज अभी हुआ ही नहीं है क्या, अरे यार लो सर जल्दी खींच लीजिए भाई। ये क्वेश्चन आपने करके आना है कि एसी जो है वो प्रेफर किया जाता है किसके कंपैरिजन में, डीसी के कंपैरिजन में। हो गया, ये जो सवाल है ये काफी अच्छा सवाल है। अब गौर करें कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, सुने ध्यान से। ठीक है, एक छोटी सी बात ये समझो कि आज संडे, बात नंबर 1 छुट्टी का दिन, बात नंबर 2 2 घंटे की क्लास, एफर्ट्स कैसे हो गए, एक्स्ट्रा। तो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स की भी आप कीमत नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इस वजह से कल पीटेंगे फिर आपको। ठीक है, जाते हुए कॉपी चेक कर लेंगे जिस बच्चे के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और ये बात उन बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो आपके दोस्त जो है वो क्लास में नहीं आए हैं, उनकी 3 गुना हो गए ना। पहली बात तो क्या आई नहीं, सबसे बड़ा तो यही हो गया 70% में। दूसरी बात, मैं ये मैसेज बोल रहा हूं कि उन बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है, इसका मतलब उनके मन में डर नहीं है अगर वो काम नहीं करके आए। और तीसरी बात, काम नहीं करके आए। ठीक है सुजीत, ठीक है, कल उनको तो आते ही देख लेंगे। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मैसेज उन तक पहुंचाएं। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा कि आज वाली क्लास कल कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, और याद भी हो, क्या पता याद भी होनी चाहिए। चलो पढ़ो अब ये सवाल, क्या आप सवाल कर पाओगे? 2 नंबर का सवाल है और गौर करें कि काम करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है E इज इक्वल टू किसके बराबर है, E नोट साइन ओमेगा टी। कि E जो है सर वो किसके बराबर है, E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। उसमें एक तो क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस, एक तो लगा दिया रेजिस्टेंस, और एक है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, उस डिवाइस का नाम नहीं पता है। वो इंडक्टर भी हो सकता है और वो क्या भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। ध्यान से समझेंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सर वो इंडक्टर भी हो सकता है और वो क्या भी हो सकता है, कैपेसिटर। ब्लैक बॉक्स उसका नाम रख दिया है। ठीक है, करंट जो है उसमें बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ईएमएफ कितना है, ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। कोई बच्चा बताएगा कौन से डिवाइस की बात हो रही है, कैपेसिटर। क्या बात है, कितना इंटेलिजेंट लड़का है कि सर इसके साथ क्या है, ओमेगा टी, इसके साथ क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। करंट आगे जा रहा है सर, ये ओमेगा टी दिख रहा है, इसके साथ क्या दिख रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4।
करंट वाले में जो फेज है वो कहां है, आगे। C फॉर करंट और C फॉर कैपेसिटर। करंट अगर आगे है तो डिवाइस का नाम क्या होगा, कैपेसिटर। समझ आ गई बात आपको? मैंने बताया था करंट साथ चलता है रजिस्टर, करंट पीछे चलता है इंडक्टर, और करंट आगे चलता है तो केस किसका है, कैपेसिटर। करंट आगे चल रहा है, आपको वंश कैसे पता चल रहा है बेटा? ये क्या है, ओमेगा टी। ये क्या है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी में कुछ जोड़ा है, जोड़ा है तो चीज कहां चलेगी, आगे। करंट आगे, करंट आगे का मतलब कैपेसिटर, ठीक है। तो स्टेट वेदर द एलिमेंट इज अ कैपेसिटर और इंडक्टर। तो आपका आंसर तो क्या हो गया, कैपेसिटर। पता चला आपको कि कैपेसिटर जो है वो क्यों बना, क्योंकि ये जो काम है सर, ये क्या है कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है सर। करंट लीड कर रहा है, और क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो डिवाइस का नाम क्या बनेगा, कैपेसिटर। अंश क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। ड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम एंड इंपीडेंस इन टर्म्स ऑफ आर। आपने क्या बताना है, इंपीडेंस को बताना है आर के टर्म में। बेटा आप जो है वो एक बात जानते हैं, ये कितना, ओमेगा टी, ये कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस अगर मैं लिखता हूं तो फेज डिफरेंस, पहली बात तो इसमें ओमेगा टी में से किसको माइनस करूंगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ओके रिपोर्ट है सर ये बात? तो यहां पे इसमें से इस वैल्यू को अगर सोल्व करता हूं तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और माइनस का कितना, पाई बाई 4। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, फाई कितना आ गया, माइनस का पाई बाई 4। ये तो बात ओके है। नेगेटिव से भी आप पता लगा सकते हैं कि फेजर जो फेज एंगल है वो कैसा आ रहा है, माइनस का। जीरो किसका होता है, रेजिस्टेंस। पॉजिटिव है तो इंडक्टर, और नेगेटिव है तो कैसा, कैपेसिटर। पता है आपको ये बात है? अब आपको आर और जेड में रिलेशन देना है। आर जेड, जेड का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस होता है। आर और जेड में रिलेशन देना, तो मैं और तुम क्या जानते हैं कि सर कोस फाई, कोस फाई किसके बराबर होता है, आर डिवाइडेड बाई जेड। पता है आपको ये बात कि आर जो है वो किसके बराबर, आर बाई जेड किसके बराबर होता है, कोस फाई। जहां फाई लिखा है, फाई की जगह कितना, कोस ऑफ माइनस का पाई बाई 4 किसके बराबर हो गया सर, आर बाई जेड। कोस का नेगेटिव एंगल भी प्लस में होता है, कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 का मतलब कोस 45। कोस 45 पे कितना, 1 बाई रूट 2। कितनी वैल्यू होती है, 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 किसके बराबर है, 1 बाई रूट 2 बराबर है आर डिवाइडेड बाई जेड के। जेड की वैल्यू बताऊंगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 आर। जेड की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, जेड की वैल्यू है अंडर रूट 2 इंटू में आर के बराबर। ये चीज जो है ना सर वो आपको पता, समझ आया सवाल क्या करा आपको? क्या पता चला, जैसे कि हमें नमन भाई ने बताया कि ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। करंट आगे है, करंट आगे है तो किसका केस है, कैपेसिटर का। अगली जो बात है सर, फेज डिफरेंस निकाला कितना, माइनस का पाई बाई 4। हमें कोस पाई क्या पता है, आर बाई जेड। क्यों निकाला है ये आर बाई जेड वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको आर और जेड में क्या देना है, रिलेशन देना है। आर और जेड में रिलेशन पता चल गया कि जेड किसके बराबर है, रूट 2 आर के। फिर क्या करना था, इसने फेजर डायग्राम और बनाने के लिए कहा है। अब आपको क्या पता है, सर्किट में एक तो क्या अवेलेबल है, आर, और इसकी जगह एक तरीके से क्या अवेलेबल है, सी। ये तो क्या है, आर, और उसकी जगह क्या है, सी। आर और सी का डायग्राम मुझे बनाना है, तो सर ये वी आर जो है वो कहां बन जाएगा, ऐसे। वी सी कहां बनता है, नीचे। तो वी जेड जो है सर वो भी कहां बन जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। ये डायग्राम जो है वो आपके पास बन गया। फाई एंगल की जगह कितनी वैल्यू रखूंगा मैं, पाई बाई 4 रखूंगा। फाई एंगल जो था वो कितना बन जाएगा, पाई बाई 4। वीएल क्यों नहीं खींचा, क्योंकि एल नाम की कोई चीज सर्किट में दी नहीं थी। ठीक है, कौन सी थी, सी थी। सी वाली कहां बनती है, नीचे। डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। समझ आइए बात है आपको कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, आपने चीजें जो है वो क्या करनी है, पहले जो है वो क्वेश्चन बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो काम है सर, इसमें आप जो है वो क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, तो डिवाइस का जो नाम है वो तो क्या हो गया, कैपेसिटर। ये पार्ट हो गया फर्स्ट। ये जो काम करोगे ये करोगे सेकंड पे, और ये जो काम है ये काम करोगे थर्ड पे। ऐसे करके करना है आपने। उतार लो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है वो पूछे भाई। अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। डिफाइन पावर फैक्टर, कोई बात ही नहीं है सर। पावर फैक्टर जो है सर वो किससे लिखा जाता है, कोस फाई से। फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आर डिवाइडेड बाई जेड। और अच्छे से बात करना चाहें तो एक क्या बना देंगे, ट्राइंगल भी बना के दे दोगे उसको। ठीक है, उसने पूछा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, कोस फाई। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस। समझ आ गई ये बात। अगला जो काम है, उतारे नहीं बेटा, ट्राइंगल भी बना के दे दो। यहां क्या लिख दोगे, एक्सएल माइनस का एक्सी। यहां क्या लिख दोगे, आर। ये एंगल क्या लिख दोगे, फाई, और यहां क्या लिख दोगे, जेड। तो इस ट्राइंगल से बन गए। स्टेट द कंडीशंस अंडर विच इट इज मैक्सिमम। किन कंडीशन में ये मैक्सिमम होगा और किन कंडीशन में ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ये भी बात जो है ना सर वो हमसे पूछी गई है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। ये काम जो है ना वो आपने करके देना है। अब अगर मैं बात करता हूं कोस फाई, कोस फाई जो है सर वो हमारे पास अवेलेबल है। अब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम करनी है और एक बार क्या करनी है, मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर इसकी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0।
कोस की जो वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ी, कहां से शुरू होती है? 1 और कहां तक जाती है? 0। तो 1 क्या हो गया? मैक्सिमम, और 0 क्या हो गया? मिनिमम। ये पावर फैक्टर में एड ऑन आ गया। देखो अब जो बात है ना वो क्या कर रही है कि जो हमने जब नॉर्मल क्लास पढ़ी, जब हमने सिर्फ किसको जाना? कोस फाई को, कि कोस फाई जो है सर वो क्या होता है? पावर फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। आपने ट्राइंगल बना के दे दिया, उसने ऐड क्या कर दिया क्वेश्चन में कि बताओ कब ये मैक्सिमम होगा और कब क्या होगा? मिनिमम। अब बुद्धि का प्रयोग करना है कि कोस जो एंगल है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। ये वैल्यू जो है वो ले रहा है। अब मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 वैल्यू कब आई थी? ये हमने पढ़ा था सर। 1 वैल्यू कब है? जब एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के। केस किसका है? रेजोनेंस का। पता है आपको ये बात भी। नेक्स्ट जो काम है जब मिनिमम वैल्यू, तो कोस फाई जो है सर वो किसके बराबर था? R/Z के बराबर है। कोस फाई की वैल्यू कितनी करनी है? 0। तो ये 0 कब होगा? जब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस केस में ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ आई है बातें आपको कि काम जो सर वो आपने करना क्या कुछ है, उस बात पे गौर करें। आपने बताना है पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर बताया कोस फाई किसके बराबर है? R/Z। बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कब? 1। मिनिमम कितनी? 0। मैक्सिमम तो 1 के लिए केस कल ही पढ़ाया है जब एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के। अब मिनिमम वाली कितनी? 0 वाला केस कर लो। 0 वाला केस क्या है कि कोस फाई को 0, तो R/Z कितना? 0। Z मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 0 इंटू समथिंग कितना होगा? 0। जब R 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? उतारो इस सवाल को भी कि ये जो रेड वाला और जो ये ब्लू सा कलर है बस ये उतारना है, बाकी काम छोड़ दो। सुनो ध्यान से, अगला जो काम है ये वाला सवाल जो है वो कर लिया आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पावर एब्जॉर्ब्ड का है। ये पावर एब्जॉर्ब्ड वाला टॉपिक अभी करा नहीं है, जैसे करेंगे तो इसको तो ऑटोमेटिक मैं उसी के अंदर ही इंक्लूड करता हूं, तो ये तो वहीं पे ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उतारेंगे और उसको खुद से भी आप लोग कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो ध्यान से, क्या करना है, गौर कर रहे होगे। करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी। कोई बच्चा बताएगा ये वैल्यू किसकी है? हेनरी है, एल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एल। तो एल जो है सर वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? बेटा आवाज ना करें। एल दे रखा है 2 मिली हेनरी, तो 2 की जगह 2, मिली का मतलब 10 की पावर -3, और आंसर किस में है? हेनरी में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि एल जो है सर वो कितना है? 2 मिली हेनरी है। मिली का मतलब क्या होता है सर? 10 की पावर -3। यूनिट्स आपकी मदद करेंगी, आपको पता यूनिट से चलेगा। हेनरी कहाँ है तो वैल्यू किसकी है? एल। ओम होता तो क्या हो जाता? एक्सएल हो जाता। क्या हो जाता? एक्सएल हो जाता। फिर जो करंट है, करंट जो है सर वो किसके बराबर है? करंट बराबर है 15 कोस और 300 और इंटू में कितना है? टाइम हमारे पास है, ठीक है। कि करंट जो है वो किसके बराबर है? करंट बराबर है 15 कोस 300 इंटू में टी के बराबर है। कोई बात नहीं सर, आरएमएस वैल्यू बतानी है सर। पहले आरएमएस वैल्यू बतानी है तो सर मुझे ज्ञान जो है, सुनो ध्यान से, कि आई किसके बराबर होता है सर? आई बराबर है I0 कोस ओमेगा टी। ओके रिपोर्ट है सर। तो I0 की वैल्यू बेटा 15 आ जाएगी, इतनी बात को मानते हैं सारे के सारे। I0 इज इक्वल टू 15 कोस ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये 15 जो है इसकी वैल्यू आ गई। IRMS बताना, कोई बच्चा बताएगा IRMS क्या होता है? 0.707 ऑफ I0। जानते हैं इस बात को भी कि मुझे क्या बताना है? IRMS बताना है, और RMS वैल्यू कितनी है? 0.707 ऑफ I0। 0.707 जो है वो कर ली। I0 की जगह कितना है सर? 15 के बराबर है, तो 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है ना ये आ जाएगी हमारे, ठीक है। 15 इंटू में ये समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा किस में आ जाएगा? एम्पियर में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतने काम में? ठीक है जी। अगला जो काम है सर वो क्या पूछा गया? एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। ये सोल्व करने की जरूरत है। एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे सर किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। बता रखिए फुल साइकिल पे या कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। अब मन में सवाल आया कि एल क्यों दे रखा है? बेफालतू में दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है आपके क्वेश्चन से। आपको एवरेज वैल्यू बतानी थी वो पता है सर, आपको आरएमएस वैल्यू बतानी थी वो पता है। यही कहा था कि ये 2 लाइन ही याद करनी है और नहीं करना कुछ भी। डेरिवेशन करवाई थी लेकिन उसका कोई यूज नहीं बनता है। उतार लो इस काम को, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 15 की मल्टीप्लाई कर बेटा, 15 7 जा कितना? 10 पॉइंट। पक्की बात है? क्या कर रहे हो तुम? 5 बन जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 10, ठीक है भाई, 10.605 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, निपटाएं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? गौर करेंगे। अगला जो सवाल है वो हमें क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे। कोई बात ही नहीं है, इस टाइप के पहले सवाल भी हम कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस पे ध्यान देंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या है। एलसीआर सर्किट है, आरएलसी कह लो, एलसीआर कह लो, बात का मतलब एक है, आगे पीछे कर दिए बस। एसी सोर्स से कनेक्ट करा जिसकी इफेक्टिव वोल्टेज, कोई बच्चा बताएगा कौन सी वोल्टेज है ये? आरएमएस, आरएमएस कह लो, वर्चुअल कह लो, इफेक्टिव कह लो, हर बात का मतलब क्या है? सेम। तो ये ई आरएमएस जो है वो आपको दिखा रखा है। अगर वो नाम ना लेता इफेक्टिव तो भी ये क्या ही होता, अगर खाली वोल्टेज कहता तो भी आप आरएमएस ही मानते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है बेटा। वेट करो आप 1 मिनट के लिए। अगला जो काम है वो क्या कह रखी है? फ्रीक्वेंसी जो है वो दिखा रखी है। फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी बराबर है 50 डिवाइडेड बाई पाई, और ये आंसर किस में है? हर्ट्स में। 50 डिवाइडेड बाई पाई, और ये आंसर किस में है? हर्ट्स में। आर दे रखा है सर, सी दे रखा है, एल दे रखा है, मौज कर रखी है सर इसने। आपको आरएमएस करंट बताना है। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, एसी वाले टॉपिक में आपको करंट बताना है आरएमएस, आई आरएमएस बताना है, तो आई आरएमएस बताना है तो क्या हो जाएगा? ई आरएमएस डिवाइडेड बाई ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दूं कि करंट आ जाए? जेड से करेंगे बेटा। किससे करेंगे? जेड से, क्योंकि आर एल सी तीनों चीजें हैं, और तीनों चीजों का घोड़ क्या कहलाता है? जेड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड। खाली आर से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? जेड से। अब जेड आपको निकालना है, तो जेड निकालने का फॉर्मूला पता है सर? जेड का फॉर्मूला बताइए अंजलि, क्या होता है एक बार? जेड इज इक्वल टू, जेड होता क्या है? जेड होता है इंपीडेंस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, समझ आ रही है ये बात आपको? कोई दिक्कत नहीं है, पता है आपको ये चीज, ठीक है जी। अब आर की जगह क्वेश्चन ने कितना दे रखा था? 300 पता है सर। एक्सएल और एक्सी नहीं पता, क्या पता है आपको? एल पता है और क्या पता है? सी। हमारे बड़े भाई आदित्य जी, एक्सएल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? रैप्टा, मारूंगा, ओमेगा एल होता है। तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला यार? वो एक्सी का फॉर्मूला मेरे भाई, एक आंख से मत देख, दोनों से कोशिश कर। एक्सएल, एक्सएल क्या है? ओमेगा इंटू एल। आप जो बता रहे हो वो किसका है? एक्सी का। फिर जब सी आ रहा है तो एक्सी है सर, एल आ रहा है तो एक्सएल है, कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से। एक्सएल को क्या लिखते हैं? एक्सएल जो है सर उसको ओमेगा एल, ओमेगा जो है 2 पाई न्यू, और इंटू में कितना हो गया? एल। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, न्यू की जगह कितना है सर? 50 बाई पाई। एल की जगह कितना है बोलो? 0.1 है, ये 1.0 है। तुम चाड़ा ही ठाओगे भाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत है इतने काम में? एक्सएल निकाल लिया आपने। ऐसे ही आपने क्या बतानी बेटा? एक्सी। एक्सी बतानी, एक्सी कहां निकाल दूं यार? वही निकाल लेते हैं साइड में। एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला बोलो 1 बाई ओमेगा को 2 पाई न्यू, और इंटू में क्या लिख लिया? सी। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, न्यू की जगह 50 बाई पाई। सी कितना दे रखा है? माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो ये कितना हो गया? 20। 10 की -6 था तो ऊपर भेज दिया प्रियांशु, क्या हो गया? +6 हो गया। लॉजिकल है बेटा यहां तक की चीजें। पाई से क्या हो गया? पाई कैंसिल, ये कितना बन जाएगा? 2 गुना 50, 100 हो गया। 3 जीरो तो ये कैंसिल होगी, 3 जीरो कैंसिल होगी तो कितनी रहेगी? 3 जीरो रहेगी बेटा। 2 गुना 50 कितना हुआ? 100। 1 जीरो हो रहा है, 3 जीरो होगी। ऊपर कितनी जीरो? 6। 6 में से 3 गई तो 3 बचेगी, और ये 2 बचा हुआ है, इस 2 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 500 पे। तो अलग से एक्सेल निकाला, वो कितना आया? 100। एक्सेल की यूनिट क्या होती है? दक्ष, ओम होती है। ये लड़का इंटेलिजेंट है। ये कितना हो गया? 100 ओम। ये कितना है? 500 ओम। लॉजिकल है सर यहां तक का काम? कोई बच्चा ऐसा जो परेशान हो रहा है? शौर्य, आसान है चीजें। वंश जी ओके, रिपोर्ट है। चलो यहां पे अगर बढ़ते हैं तो जेड, जेड किसके बराबर है? अंडर रूट आर। आर कितना है बेटे? 300 है। आर की वैल्यू 300 है। एक्सएल की जगह कितना है? एक्सी की जगह -500 का होल स्क्वायर। समझ आइए ये बात आपको? बेटा 100 - 500 करोगे, -400। 300 और 400 का स्क्वायर क्या बनेगा? 500 का स्क्वायर। 3 और 4 क्या होता है? 5 बनता है ना ट्रिपलेट में। तो ये कितना हो गया? चलो तुम्हारे लिए मैं पूरा ही काम करके देता हूं। ये कितना हो जाएगा? 300 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -400 का स्क्वायर। सर 3 और 4 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर बनता है। ये 300 और 400 है तो क्या बन जाएंगे? 500 बन जाएंगे। समझ आइए ये बात? 500 कैसे आ गया भाई मेरे भाई? 300 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9 के पीछे 4 जीरो, ये 16 के पीछे 4 जीरो, 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 का रूट कितना हो गया? 5। जीरो वाले सिस्टम की वजह से क्या बनेगी? डबल जीरो बनेगी। समझ आ गई बात आपको? ठीक है जी। अब ई आर एम एस कितना था सर? 50। जेड कितना आया है? 500। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10, और ये आंसर किस में होगा? एम्पियर में होगा। 1/10 ऑफ एम्पियर। जतिन भाई समझ में आई ये चीजें? आपको क्या दे रखा था? ई आर एम एस जो है ना, उसकी वैल्यू जो है ना वो दिखा रखी है क्वेश्चन में।
ERMS जो है कहां से पता चला? ERMS दिखा रखा, बता पूरे क्वेश्चन में कहां लिख रहा है ERMS, पता है तुझे? रुक जाओ एक मिनट। इफेक्टिव का मतलब तो क्या होता है? RMS। वोल्टेज का मतलब क्या है? E की वैल्यू। ERMS पता है कितना? 50। IRMS बताना है तो E को किससे डिवाइड करेंगे? Z के फॉर्मूले में R है, XL है, XC है। R पता है, क्या नहीं पता? XL नहीं पता और क्या नहीं पता? XC। तो पहले XL निकाला, XC निकाला, वहां से क्या आया? Z पुट करा, सोल्व करा, आंसर आया। आया समझ में? क्या दे रखा था सवाल में? ERMS कहां से पता चला तुझे? ERMS दे रखा है कहां? लाइन पढ़ के बोलो। सीरीज में ना है वो, यहां है बस, इतनी सी बात। इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव का दूसरा नाम ERMS होता है। इफेक्टिव का नाम है वर्चुअल या RMS। वोल्टेज का नाम क्या है? E है। आइए समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये प्रोग्राम जो है वो आपने कर लिया, आइए समझ में। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि आपको Z निकालना पड़ेगा? अर्पित, Z क्यों निकाला? क्वेश्चन ने कहां कहा तुझे कि तू Z निकाल दे? एक मिनट रुक जाओ भाई। RMS करंट है, इसका मतलब Z निकालना है। ये लड़का तो इंटेलिजेंट है बेटे, आपसे ही सवाल पूछा करूंगा मैं। ठीक है, करो जल्दी, शाबाश। काम जो वो क्या करना है, अगली जो चीजें हैं सर, नेक्स्ट जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका वाला हम कर चुके हैं। अगला जो काम अब करना है उस पर अगर हम ध्यान दें तो वो चीज कैसे होंगी, सुने ध्यान से। ये क्यू फैक्टर जो है वो अभी हमने करा नहीं है, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपने RMS वैल्यू और फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो सेम काम हम कर चुके हैं डिस्कस, तो वो कोई बड़ी बात जो है ना वो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है चलिए जी, इसमें जो ये पहले वाला जो सवाल है कोई बात ही नहीं है इसमें, सुनो ध्यान से। आपने क्या करना है? शो दैट करंट लीड्स इन फेज बाई π/2 इन केस ऑफ कैपेसिटर। खाली कैपेसिटर लगाए मतलब कौन सा काम करके देना है आपने? AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, वो वाला काम जो है ना वो आपको करके देना है इस वाले काम में। ठीक है, पुराने टाइम में पूछा हुआ सवाल है, पूछा जा सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, करवाया भी है मैंने। ठीक है, बट ज्यादातर जो आने लगे हैं वो आजकल क्या आते हैं, क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो काम जो आपसे क्या करा है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने कौन से वाला क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर वाले पे ले जाके लिख दो CBSE। ठीक है, AC सर्किट 3 केस करवाए थे ना, रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टर ओनली और एक किसका था? कैपेसिटर ओनली। तो आप किसके वाले केस में जाओगे? कैपेसिटर ओनली वाली पे जाओगे, और कैपेसिटर ओनली वाला CBSE 2014 का सवाल है, उसको ये लिख दो भाई। ठीक है, ताकि आप जब इस काम को रिवाइज करने बैठे तो आप जो है इसको कर सकें उस टाइम पे। ठीक है, डन। अब जो काम है सर वो क्या करना है, अगले वाले सवाल पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे अब हम चल पड़े हैं। ध्यान से समझेंगे काम जो है वो सर्किट में करना क्या कुछ है, आपने गौर करें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखे हैं, सीरीज LCR सर्किट जो है वो आपको दिखा रखा है, एक सीरीज LCR सर्किट है सर। कंडीशन बतानी है इन विच इंपीडेंस इज मिनिमम। देखो बेटा, मैंने कल 11 नाम लिखवाए थे, उनमें से एक नाम क्या था कि Z कैसा है? मिनिमम। Z मिनिमम होने का मतलब सर क्या था कि केस किसका है सर? रेजोनेंस का केस है। ठीक है, इंपीडेंस को मिनिमम करवाया था तो मैंने केस किसका बताया था? रेजोनेंस का। और रेजोनेंस का मतलब क्या है सर कि XL किसके बराबर है? XC के बराबर है। ये बात बताई थी आपको, XL XC के बराबर है। थोड़ी सी बातें और बता दो इसको कि XL अगर XC के बराबर है तो क्या हो गया? 1/ωc। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? 1/LC। ओमेगा जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर? 1/√L और इंटू में कितना हो गया? C। ये सभी कंडीशंस किसको कोरस्पॉन्डिंग करती हैं? जब Z कितना है? मिनिमम। और Z मिनिमम जो है सर वो Z मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताए तो? R के बराबर होती है सर। किसके बराबर है? R के। एक बच्चा पढ़ के आया पूरी क्लास में से। Z मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है? R। उसके बाद उसने बोला वोटलेस करंट। वोटलेस करंट अभी हमने पढ़ना है, वो टॉपिक अभी बताया नहीं है। वैसे अगर मैं बताना चाहूं तो वोटलेस करंट जो है जब पावर जो है वो 0 हो जाती है, एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड है वो किसके बराबर हो जाती है? 0। अभी पता ही नहीं है कि एवरेज पावर होती क्या है, तो अभी नहीं बता रहा हूं इसको। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया कि वोटलेस, वोट का मतलब पावर की यूनिट, लेस का मतलब क्या? 0। तो वोटलेस करंट जब एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज 0। नहीं पढ़ा है, जब पावर का टॉपिक कराऊंगा तो बताऊंगा कि वोटलेस करंट होता क्या है। अभी के लिए इसके बारे में हमारे पास कोई जगह नहीं है। चलिए जी, ये वाला काम जो है ये कहां लिख लोगे? जो रेजोनेंस पे Z मिनिमम है उस पे CBSE लिख दो ले जाके, CBSE 2014। ठीक है, बार बार तो क्यों ही करना है, वहीं पे ही काम जो है वो चला लेंगे।
करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। जहां पे जेड मिनिमम वाला केस है, रेजोनेंस जहां पे लिखवाया था उस पे जाके लिख दो सीबीएसई 2014 की, ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है सर, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो सवाल है ये क्या है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जानते हो किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसफॉर्मर किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस पे डिपेंडेंट है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। फिर लार्ज पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है वो लिखवाया हुआ है आपको वहीं पे, कि पावर जनरेटिंग स्टेशन के बाहर क्या होता है? स्टेप अप, और घरों के बाहर कौन सा होता है? स्टेप डाउन। वो पूरी एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जो बनवाया था वो काम जो इस पे करना है, वहां पे भी ले जाके लिख दो बेशक से। सीबीएसई 2012 ट्रांसफॉर्मर में जाएं और ट्रांसफॉर्मर में जाके ये वाला काम जो है ना वो कर दें। डन है बेटा? ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक पे जाएं जहां अपने कॉपी में लिखा हुआ है, और उसको जो है वो क्या कर देंगे, कर लिया? हो गया ये? ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक पे जाके जो है ना उसको इंपॉर्टेंट जो है वो करके लिख देंगे कि ये काम जो है सर वो सीबीएसई में हमने पढ़ना था और हमने जो इस काम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो काम है, अब आ जाओ आगे। ठीक है, ये वाला जो सवाल है इसको डिस्कस करते हैं। सुने बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप कहने का मतलब दोबारा से क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब बोर्ड पे ध्यान दो भाई। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। पहले 2 नंबर वाले सवाल में, शायद 1 नंबर वाले में पढ़ा था कि आपने इंडक्टेंस से कनेक्ट करा है। किससे कनेक्ट करा था? इंडक्टेंस से। 3 नंबर में किससे कनेक्ट कर दिया? कैपेसिटेंस से। एसी सोर्स जो है वो आपको लगा दिया, कुछ ब्राइटनेस से ये जो है वो ग्लो कर रहा है। ब्राइटनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कब? जब कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया। कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर दिया? रिड्यूस। सुने ध्यान से, लैंप कहने का मतलब क्या हो गया? आर। कैपेसिटर कहने का मतलब क्या हो गया? एक डिवाइस जो है वो लगा दिया कि ये जो है सर ये मेरे पास क्या है? आर है। ये जो डिवाइस है सर मेरे पास क्या है? कैपेसिटर है। और इस तरीके से काम जो है वो मैंने कर लिया। एसी के सोर्स से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। समझ आ गई इतनी बात? तो कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी सर। अगली जो बात है सर वो, इसके लिए अगर मैं जेड लिखूंगा तो इसके लिए जेड किसके बराबर होगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल तो है नहीं तो क्या रहेगा? माइनस एक्सी का। एक्सएल क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि 2 ही डिवाइस हैं, एक आर है और एक जो है वो क्या है? सी। तो आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। अगला जो काम है सर वो क्या करना है? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस, ये तो प्लस का ही होगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस। एक्सी की वैल्यू बोलो, 1/ओमेगा c होती है। एक्सी की अगर मैं बात करूं तो एक्सी क्या है? 1/ओमेगा c, इस सारे का होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो इसको और अच्छे से अगर लिख दूं तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को क्या लिख दिया? 1/2 पाई न्यू और इंटू सी, और इस सारे का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर है? जेड के। ये वैल्यू किसके बराबर है? जेड। इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है। लैंप है तो सर क्या नाम रख दिया? आर। कैपेसिटर उसने साफ शब्दों में कहा है, ठीक है, ये क्या लगा दिया? सी लगा दिया। इस तरीके से कनेक्ट करा तो जेड, जेड किसके बराबर है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस का एक्सी। एक्सएल क्यों नहीं लिखा? 2 ही डिवाइस दे रखे हैं सर, एक्सएल तो दे ही नहीं रखा था। माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्रियांशु, प्लस ही हो जाएगा। माइनस कहां गया? क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो कैसा रहेगा? प्लस। एक्सी को क्या लिखते हैं? 1/ओमेगा c, और ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई न्यू। क्वेश्चन ने क्या कहा? रिड्यूस कर दो। किसको रिड्यूस कर दो? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रिड्यूस करोगे, ये वाला फैक्टर क्या कर दिया? कम। इसके साथ जेड कैसे है? इनवर्स में, तो जेड क्या करेगा? समझ आई ये बात भाई? ये तो ऊपर लिखा हुआ है, और 1/, ये सी कहां लिखा हुआ है? डिवाइड में। सी अगर डिवाइड में है तो सी को डिक्रीज करूंगा। क्यों करा डिक्रीज? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? रिड्यूस। रिड्यूस कर दीजिए। सी को रिड्यूस करा तो जेड क्या कर जाएगा? इंक्रीज। जेड का मतलब क्या है? अपोजिशन। पहला पार्ट क्या लिखा कि सी को रिड्यूस करेंगे तो जेड क्या करेगा? इंक्रीज। जेड इंक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम। और करंट अगर कम होगा तो ग्लो जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके रिपोर्ट है सर, ये बात तो डन है। ये बात श्योर, ये बताओ कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, अगले वाले पार्ट ने क्या कहा बेटा? जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी रिड्यूस कर दो। फ्रीक्वेंसी भी दोबारा से सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड वाला पार्ट क्या है कि न्यू को डिक्रीज करूंगा तो दोबारा से न्यू कहां आ रहा है? डिवाइड में ही आ रहा है। ये वाला जो है वो कहां जा रहा है? डिवाइड में। तो जेड जो है वो दोबारा क्या करेगा? इंक्रीज। करंट भी क्या करेगा? डिक्रीज।
करंट डिक्रीज करेगा तो ग्लो या ब्राइटनेस जो है सर वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आगे ये बात समझ में। ये जो है ना यहाँ पे टेस्ट बना रखा है इसी का ही, इसी वाले चैप्टर का टेस्ट जो है वो बना रखा है, और इस पुराने प्रिंट है वैसे तो ये, ठीक है। इसी में जो सवाल है वो ये सेम सवाल जो है इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन सवाल कैसे दे रखा है, रिड्यूसिंग की जगह क्या वर्ड यूज कर रखा है, इंक्रीजिंग। तो ये आंसर जो है वो कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। समझ आ गई बात। ये आपके पेपर का हिस्सा होगा, बता चुका हूं यहाँ पे, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। कर लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी, काम जो कर लिया ये आपने। अगला जो पार्ट है वो क्या है सर, सुने ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिखा रखा है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से किसका पूछ लिया गया है, ट्रांसफॉर्मर पूछा गया है आपसे, ठीक है। कि आपने जो काम है वो क्या करना है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल बताना है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए। और ट्रांसफॉर्मर का काम जो वो कर लिया था। क्या आप ट्रांसफॉर्मर को डीसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये अगला सवाल था। नहीं कर सकते सर, एसी वर्क एसी पे ही काम करता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 आप आए हो, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए आए हो, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। क्या ये वही सवाल है, नहीं ये वो नहीं है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। एक रजिस्टर है कितने का, 100 ओम का। बोर्ड पे ध्यान दें और एक बार गौर करें। एक रजिस्टर है 100 ओम का, कैपेसिटर सी की वैल्यू दे रखी है 100 डिवाइडेड बाई पाई माइक्रोफैरड, कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। कोई बच्चा बताएगा ये 220 वोल्ट किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। कौन सा ई है ये, आरएमएस। अगर नाम नहीं लिया गया तो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस। उसने सिर्फ क्या कहा, 220 वोल्ट का, सर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है सर, ई। ई तो क्यों है, क्योंकि वोल्ट में है। और आरएमएस जो है अगर नाम के साथ कुछ ना कह रखा हो तो इसका मतलब वैल्यू जो है सर वो किस में होती है, आरएमएस में। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है, 50 हर्ट्ज के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एसी के साथ कनेक्ट कर दिया। करंट बताओ सर्किट में करंट कितना होगा, ये सेम सवाल टाइप करा है आपने, कैसे निकालेंगे बेटा ना, आईआरएमएस बताना है सर। आईआरएमएस अगर बताना है, सुने ध्यान से, मुझे बताना है आईआरएमएस, तो हमारे भाई वंश ने बताया कि ईआरएमएस डिवाइडेड बाई जेड। शाबाश, ये बात इंपॉर्टेंट है। जेड जो है सर वो हमें बताना है। अब जेड अगर बताना है तो जेड का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं आपसे, जेड का फॉर्मूला बोलो, जेड किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्या एक्सेल यूज करेंगे, नहीं करेंगे, एक्सेल यूज नहीं करेंगे क्योंकि आर और क्या दे रखा है, सिर्फ सी दे रखा है। तो माइनस एक्सी का स्क्वायर, और वो भी प्लस हो जाता है तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्सी का स्क्वायर। लॉजिकल है यहां तक की बात, ठीक है जी सर। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, जो एक्सी है, अब यहां से वैल्यू जो है पहले किसकी निकालनी पड़ेगी, एक्सी की निकालो सर। एक्सी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो एक्सी का फॉर्मूला बोलो 1 बाई ओमेगा सी, और क्योंकि ये हर्ट्स में था तो क्या लिख लिया 2 पाई न्यू, और इंटू में कितना सी। लॉजिकल है ये बात भी। 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना रख लेते हैं 3.14, न्यू की जगह कितना है 50, सी की वैल्यू, इसको पाई रहने दो यार, क्योंकि देखो कितना प्यारा है वो, उसने पहले से ही पाई की वैल्यू को चेंज ना करवाने के लिए पहले ही आपको आंसर किस में दे दिया, पाई में। और जिस क्वेश्चन में डिवाइड में पाई आ जाए ना, इसका मतलब वो ये आपसे सॉल्यूशन बहुत प्रॉपर चाह रहा है कि आप पाई से पाई काटो और आंसर जो है ना प्रॉपर निकाल के दो मुझे। तो 2 पाई की जगह पाई रख लिया, न्यू की जगह सर कितना है 50 है, और सी की वैल्यू कितनी है 100 बाई पाई, 100 बाई पाई रख लिया सर। और सी जो माइक्रो था, माइक्रो की वजह से 10 की पावर 6 कहां चला जाएगा, ऊपर। समझ आइए ये बात क्या है सर। आपको जेड क्यों निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है करंट। करंट के लिए किसकी आवश्यकता है, जेड की। जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर था, तो एक्सएल भी, लेकिन एक्सएल नहीं है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। एक्सी का फॉर्मूला 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, न्यू की जगह न्यू, और सी की जगह 10 100 बाई पाई था। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस का 6 जो ऊपर भेज दिया। पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल, ये 2 जीरो और ये मिलके 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब ये 2 पे कैंसिल कर देगा। 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। लॉजिकल है सर ये बात भी, समझ आई है यहां तक की चीजें। अब यहां से अगर मुझे जेड बताना ही है, जेड कितना हो जाएगा, ये कितना 100, वो भी कितना आया 100, तो कितना आ जाएगा 100 रूट 2, ये 100 रूट 2 समझ में आया आपके, दोनों ही वैल्यू 100 है ना, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर दोनों ही 100 है, तो 100 रूट 2 आ जाएगा। सही है जी। आ जाओ यहाँ पे ईआरएमएस, ईआरएमएस कितना है सर 220 है। जेड की जगह कितना आया है 100 रूट 2, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2.2 डिवाइडेड बाई कितना रूट 2। समझ आइए सर यहां तक की बात। इस करंट को अगर मैं सोल्व करता हूं आंसर आ जाएगा 1.56 एम्पियर। बताओ क्या आप इस पार्ट को सोल्व ना कर पाते, अब क्या हो जाएगा बता। ये तो मैं तेरे पास प्रिंट निकाल के ना दे दूंगा तुझे क्वेश्चन, तो समझने की कोशिश कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है। हाँ,
काम जो है वो आपने क्या करना है, मानते नहीं हो, बस सिंपल सी बात तुम्हारी ये है, ठीक है, मानूंगा मैं भी नहीं, समझ रहे हो आप बात को। लड़कों में लिख के दिखाओ कोई सा, मैं मानूं उस बच्चे को, ये लिख रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया बेटे। काम जो वो क्या करना है, समझो ध्यान से कि काम जो वो आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन ने आर दे रखा है, सी दे रखा है, ई पता है और क्या पता है आपको, फ्रीक्वेंसी पता है। करंट बताना है, सर करंट बताने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जेड। जेड के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दे रखा। एक्सी की जगह क्या लिखा, 1/2 पाई न्यू इंटू में कितना सी, सारा डाटा पता था, वहां से कितना आया 100, ये भी 100 है वो भी 100 है, तो आंसर कितना आएगा 100√2। ईएमएफ पता है, जेड पता है, आपके पास करंट का आंसर आ गया कि करंट का आंसर कितना है 1.56 एम्पियर। डन हो गया सर इतना काम। कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर की वोल्टेज निकालो, वीआर, वीआर का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आर। आई कितना है सर 1.56, आर कितना है सर 100, तो ये कितना आ जाएगा 156 वोल्ट। ओके रिपोर्ट है सर। फिर उसने पूछा वीसी भी बता दो, किसका आंसर पूछा है, कैपेसिटर, क्योंकि किसके अक्रॉस बताओ, रजिस्टर, और किसके अक्रॉस बताओ, कैपेसिटर। उसका क्या हो जाएगा आई इंटू एक्सी, आई तो उसका भी कितना है 1.56, एक्सी भी कितना है 100, इसका भी आंसर कितना आ गया 156। डन है सर। दोनों वीआर भी बताना था और क्या बताना था, वीसी। वीआर भी बता दिया, क्या भी बता दिया, वीसी भी। क्वेश्चन क्या कहता है, इनका एल्जेब्रिक सम करो, 156 ये कितना हो जाएगा 312 बन जाएगा, 312 वोल्ट। लेके कितनी चले हो 220, आंसर कितना निकाल रहे हो 312। वो क्या पूछता है, पढ़ो इस लाइन को, प्रॉपर लाइन है और ये सवाल पूछा गया है, एक और सवाल में पूछा जाएगा ये। डू यू फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज, क्या इन दोनों का सम सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है। आप कितना लेके चले हो 220 और आंसर कितना बन रहा है 312। हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। इफ यस, अगर ऐसा हो रहा है आपका आंसर जो है वो 312 बन रहा है, जो कि 220 से क्या है ज्यादा। आप लेके कितना चले 220 और दोनों के अक्रॉस जो आंसर निकाल दिया वो कितना 312 निकाल दिया। तो अगर ऐसा है तो आप इस पैराडॉक्स को कैसे रिजोल्व कैसे करोगे सर। हम जो है वो क्या पता है सर, ये आरएमएस ही निकाली है हमने और वो भी आरएमएस ही है कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि जितना लेकर चले हो आंसर भी कितना ही आना चाहिए उतना ही। लेके कितना चले थे 220, आंसर कितना आ रहा है 312। ऐसा कैसे हो सकता है, 0.637 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बताओ सही है, बोलो सर। आप जो है वो क्या जानते हैं कि सर आपने ना इनको जुड़वाया है, 156 को किस में जुड़वा दिया 156 में, लेकिन इनको जोड़ने का तरीका क्या है सर, इनको जोड़ने का तरीका है वीजेड किसके बराबर होता है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है वीसी का स्क्वायर, या वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। सर ये सेम फेज में, ये सेम बात जब मैं वो काम करवा रहा था मैंने बताई थी आपको। वो कहेगा कि आपने सारी वोल्टेज जोड़ क्यों नहीं दी, सर जुड़ेंगी ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वी आर कहां होता है करंट के साथ और वीसी कहां होता है इस पे 90 डिग्री के एंगल पे। अगर इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ने के लिए क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जानते हैं आप इस बात को। आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि वी आर कहां है ओरिजेंटल, वीसी कहां है 90 डिग्री पीछे, तो सिंपली जोड़ कैसे सकते हैं सर, जोड़ेंगे थोड़ी, इन पे तो क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस। और जब इन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये कितना बनेगा 156 का स्क्वायर, दूसरे वाला भी कितना है 156 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 220। कितना ही बनेगा हुआ ये सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वी आर निकाल दो 156, वीसी भी कितना आ गया 156, दोनों को जोड़ दो। सर जुड़ेंगे थोड़ी, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि एक तो कहां है हॉरिजॉन्टल और एक कहां है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो तो सर पाइथागोरस थ्योरम से जोड़े जाते थे। ठीक है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला जो मैंने बनवाया था आपको आरएलसी सर्किट में, आपने वी आर बनाया था, वीएल बनाया था और क्या बनाया था वीसी, फिर वीएल माइनस में क्या करा था वीसी करा था, वीएल तो था ही नहीं। तो वी आर और वीसी को अगर जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल होगा पाइथागोरस। आप सिंपली जोड़ोगे तो आंसर क्या ही आएगा, ज्यादा ही आएगा। लेकिन क्या हम इनको सिंपली जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा कहां है वर्टिकल में, एक जो है वो एक्स में है तो दूसरा माइनस वाई में, और इनको जोड़ने के लिए किसका योगदान है पाइथागोरस थ्योरम का। समझ आ गई बात आपको। आप जोड़ोगे तो आंसर ज्यादा आएगा ही, लेकिन क्या आप इनको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। इनका सम निकालना है तो वो सम क्या आएगा सर, वीजेड क्या होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। क्लियर है चीजें सारी की सारी। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया था आर, क्या दे रखा था सी, सी पता था तो क्या निकाल दिया एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला 1/2 पाई न्यू इंटू सी। ये वैल्यूज आपने रखी, आंसर एक्सी का आया। एक्सी पता चला तो क्या निकाला जेड, जेड निकल गया तो क्या निकाल दिया करंट, करंट पता है तो क्या निकाल दिया वी आर और क्या निकाल दिया वीसी। दोनों को जोड़ दो,
सर ये ऐसे नहीं जुड़ेंगे, इनको जोड़ने का तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। आप कह रहे हो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के कितना आया 312, क्या आंसर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। क्यों ज्यादा आया, क्योंकि ऐसे जुड़ ही नहीं सकते, जुड़ेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ गई है बात आपको, उतार लें इस काम को फिर आगे बढ़ेंगे।